नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पटेल। इंडियन पॉलिटी के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फिर संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। पहले हम लोग समझते हैं कि संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय संविधान में कौन से अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो दोस्तों, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ये अधिकार अन्य बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 29 में आते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी उनके विकास के लिए उनके जितने भी कार्य हैं उनका संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 29 के तहत। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाता है। अब हम लोग अनुच्छेद 30 में आते हैं। अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षा संबंधी अधिकार को दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थान को खोलने की संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे अपना विकास कर सकें। अब हम लोग आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के तहत आता है। दोस्तों, क्या है ये? वास्तव में यह अधिकार है कि यदि किसी भी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का हनन होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या सरकार है जो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनने का प्रयास करता है, तो आप इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है, भारतीय संविधान में किस प्रावधान को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फंसता है दोस्तों? देखो, हमने आत्मा 2 बार पढ़ा है। एक बार भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों को भी आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और जब किसी स्टेटमेंट के बिना क्वेश्चन बने, जैसे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। दोस्तों, अब मौलिक अधिकारों के क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, यानी 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं। तो उन्हीं रीट के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि वह 5 रीट कौन से हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है और वह प्रकार के रीट जारी कर सकता है। अब हम देखते हैं। और वह 5 प्रकार के रीट जारी करता
है। अब हम देखते हैं कि पहला रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये रीट कब जारी किया जाता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो यह आदेश जारी होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। इसको हमने अनुच्छेद 24 में भी पढ़ा था दोस्तों। इस आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला पहला रीट है। अब दूसरा रीट देखते हैं दोस्तों। दूसरा रीट है परमादेश आदेश। यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा वैसे अधिकारों को, स्पेशली सरकारी अधिकारियों को यह आदेश जारी किया जाता है कि यदि वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध यह आदेश पारित किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो दोस्तों दूसरा रीट जो है सरकार कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, जिसे परमादेश या आदेश कहते हैं। अब हम लोग तीसरे रीट को देखते हैं। तीसरा रीट प्रतिषेध, इसको प्रतिषेध लेख भी बोलते हैं। इसमें जो है ऊपरी न्यायालय रीट जारी करता है निचली न्यायालय को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और हाई कोर्ट हमेशा जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। इसमें जो है ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को आदेश देता है। यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आप इस पर कार्य न करें। दोस्तों प्रतिषेध का मतलब है कि रोक लगाना, इसलिए इस रीट के तहत ऊपरी न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालय को यह रीट जारी करता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर आप कार्य न करें। अब हम लोग देखते हैं चौथे रीट पर। चौथा रीट है उत्प्रेषण। इसमें ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि यह भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दोस्तों दोनों रीट उत्प्रेषण और प्रतिषेध लगभग एक ही जैसे हैं। अब हम लोग आते हैं पांचवें रीट पर। पांचवा रीट है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि कोई सार्वजनिक पद बनता है और वह उस संवैधानिक माध्यम से उसको ग्रहण कर लेता है, तब यह रीट जारी किया जाता है और उससे यह सवाल पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है, और फिर उसके वे जवाब देते, लिखित जवाब देते हैं, रूप से लिखित जवाब देते हैं। फिर उसके तहत वे जवाब देते हैं लिखित रूप से, और देखा जाता है कि वह उस पद के लायक है या नहीं। यदि उसके लायक होता है तो उसे उस पद पर बने रहने दिया जाता है, अन्यथा उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख को पांचवा रीट है, वह है कि किसी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले अधिकारी के योग्यता का परीक्षण करना है, क्या है वह उसके योग्य है या नहीं। यह रीट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 में को भी पढ़ते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 33, 34 और 35 हमारे अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसके दौरान संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों के मामले में उसको हम देख लेते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 33। यहाँ भी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी क्षेत्र में जो सेना है या सशस्त्र बल है या कोई खुफिया विभाग है, तो उसके सैनिकों या कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, जहाँ पर उनके मौलिक अधिकार को कुछ सीमित किया जाता है। तो अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद सेना और खुफिया सशस्त्र विभाग के कुछ लोगों के जो उसमें काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकते हैं या इसके एक तरह से कार्यप्रणाली के ही एक हिस्सा होते हैं।
तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेना में अलग अलग रूल होते हैं, रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वे लोग यह अधिकार नहीं मांग सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार है। तो सेना में रहते हुए वे जो रूल फॉलो करते हैं वे किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 35 के तहत होता है और इसके तहत कानून भी संसद बनाती है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में भी सेम है दोस्तों, यहाँ भी संसद कानून बनाती है, लेकिन किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस समय उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 35 को देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण पावर देता है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकता है। तो मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 के तहत है। तो दोस्तों अब हम लोग एक और पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किए जाते हैं। इस राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निरस्त नहीं किया जाता है। तो दोस्तों केवल वे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। दोस्तों अनुच्छेद 15 और 16 समता के, अनुच्छेद 15 और 16 जो है समता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए आते हैं। ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, वो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। दोस्तों कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है समता के तहत आता है, समता के अधिकार के तहत आता है। और अनुच्छेद 20, 21 और 21A स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। और अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो दोस्तों ये वैसे अधिकार हो गए हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपको पता ही है कि मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।